अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ साजिदा व्लॉगी अपनी कैंसर जर्नी के पार्ट 2 के साथ। आप लोगों को पार्ट 1 कैसा लगा हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। मेरी अपनी लाइफ है कि जर्नी है जो कैंसर के हवाले से है। पिछले 3 साल से ये प्रॉब्लम मेरे साथ है और मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग जो ख़त्म किया था वो किया था जनाब कि मैं ऑपरेशन की मुझे डेट मिल गई और अब मेरा ऑपरेशन होना था। ज़ाहिर है एक औरत के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन एक रिस्की काम होता है ना कि मतलब पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे छोटे छोटे हैं तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं था। मुझे ये नहीं था मेरा ऑपरेशन होना है। मुझे ये खौफ नहीं था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मुझे सिर्फ ये खौफ था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। क्योंकि मैं अगर अपने बारे में आपको बताने लगूं तफसीलन तो बहुत सारी मेरे साथ मिसहैप्स भी रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो शायद हर कोई शेयर नहीं करता हो, लेकिन मैं करना चाहूँगी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की सेकंड मिसेस हूँ। तो फर्स्ट मिसेस भी उनकी कैंसर में ही डेथ हुई थी। फिर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे जहन में ये था कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। और मेरे दोनों बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। बड़ा बेटा मेरा जो था वो बमुश्किल 5 साल का था और छोटा वाला जो था उस वक्त आई थिंक 1.5 पौने 2 साल का। तो आप सोचिए कि इतने छोटे बच्चों के साथ अब मैं बस अल्लाह का नाम लेके ऑपरेशन के लिए निकल खड़ी हुई। और लोगों ने मुझे बहुत वो किया, मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत कहते हैं ना कि उन्होंने बैकअप किया, मुझे बहुत हौसला दिया। मेरी डॉक्टर्स मुझे बड़े हौसला देती थी, मेरे कोलीग्स। खैर ऑपरेशन के लिए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल रवाना हो गए हैदराबाद से। रमज़ान के दिन थे और 14वां रोज़ा था उस दिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। और 2020 है ना, ये तो 2000 आई थिंक 2017 की बात है। तो बस फिर ऑपरेट के लिए डॉक्टर रुफीना समरो से डेट ले ली गई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर में जो है जिस दिन डेट हुई उस दिन एक दिन पहले हम गए। मुझे ये बता दिया गया था कि आपने एक दिन पहले आना है। यानी मैं थर्सडे को वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट में हो गई। और फ्राइडे को मेरा ऑपरेट हुआ और सैटरडे को मेरी छुट्टी हो गई। ये कहानी थी। और सब परेशान थे कि इतना मेजर ऑपरेशन है, इतना बड़ा ऑपरेशन है और जो है एक ही दिन में छुट्टी। तो ये डॉक्टर्स का कमाल है कि वो एक ही दिन में पेशेंट को ऐसा खड़ा कर देते हैं कि वो खुद अपने पैरों से चल के जाता है। और कुछ हिम्मत की भी बात होती है, अपने अंदर हौसले की भी बात होती है, विल पावर की भी बात होती है। तो बहरहाल थर्सडे को हम पहुंचे, मैं अपनी सिस्टर के साथ और मेरे हस्बैंड शाम में आए। हमने खैर कमरा वमरा ले लिया। फिर फ्राइडे की मॉर्निंग जब फजर का वक्त हुआ तो वो ज़ाहिर है हम लोग तो जागे हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, मैं भी मेरी सिस्टर भी। फिर मैं वहाँ नहाई। मेरी सिस्टर ने मुझे मना भी किया तो मैंने कहा नहीं बाजी, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो अल्लाह के सामने साफ सुथरा तो बंदा जाए ना। तो बस ये सोच लेके और मैं चल पड़ी सफ़र की तरफ। ऑपरेट के लिए 2 रकात नफिल पढ़े और फिर ये कि अल्लाह पाक साथ खैरियत के साथ ऑपरेशन करे और हम चले गए। बहरहाल जनाब ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। वहाँ जिस तरह भी हुआ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल्स के अपने रूल्स होते हैं और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त तरीका होता है। वहाँ मैडम खुद अपने हाथ से सारे काम करवा रही होती हैं। बड़ी पेशेंट्स के लिए तो डॉक्टर साहिबा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छी खातून है। और लेकिन जो अपना स्टाफ है उनके लिए एक रूल वाली डॉक्टर होती है ना, वो है रूल्स पे चलने वाली। और ये एक अच्छी बात है कि वो अपने पेशेंट के जब ऑपरेट का वक्त आता है तो उस वक्त वो ये नहीं सोचती हैं कि कहीं कोई परेशानी मेरे मरीज को। वो चाहती हैं उनका मरीज एकदम परफेक्ट तरीके से उनके हाथों से निकले। खैर जी,
इस दौरान बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स से भी दोस्ती हो गई। ऑपरेट हुआ, मैं ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ, वहाँ किस तरह मुझे लिटाया है, किस तरह मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है, किस तरह डॉक्टर्स चारों तरफ खड़े हुए थे, ये बड़ी बड़ी मशीनरीज और इतने बड़े बड़े बल्ब्स के नीचे, लाइट्स जो होती हैं उनके नीचे आप लेटे हुए, और वो एक अजीब अलग ही एटमॉस्फेयर है। क्योंकि मुझसे पहले जो ऑपरेट हुआ था उस वक्त उनकी चीज़ें चेंज की जा रही थी, गंदी चादरें और ये वो सब, तो वो एक अलग बिल्कुल सूरत हाल थी। लेकिन डॉक्टर ने बड़ी शफकत से मुझसे बात की, और बहन करती है, बात करती हैं ना आप, अगर आपका डॉक्टर रुफीना समरो से कभी उनसे मुलाकात हो तो आपको अंदाज़ा होगा, वो बहन बहन करके बात करती हैं। उन्होंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल परेशान हो, मेरे अलावा आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, या अगर आप ये समझ रही हैं कि जेंट्स है, कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं रिलैक्स हूँ, आप बस। फिर वो कलमा पढ़ाया गया और उसके बाद मुझे होश नहीं था। फिर जब होश आया तो चारों तरफ मेरे अपने मौजूद थे, मेरे अपना मेरा खून, सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड वहीं थे, मेरे बहन भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी फूफियाँ, जिनमें से एक तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन दूसरी बड़ी फूफी अल्लाह पाक उनको हयाती दे, मेरी जिठानी, उनकी बहू, मेरी नंदे, मतलब बहुत लोग थे, बहुत लोग थे हॉस्पिटल में। और जब मैंने आँख खोली तो ये सब मेरे चारों तरफ मौजूद थे, और वो मगरिब का वक्त था। सुबह सवेरे हमें 7 बजे लेके गए थे, और मगरिब के वक्त मेरी आँख खुली है तो मैं देख रही थी कि रोज़ा अफ्तार हो रहा है उस वक्त। तो बड़ा बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और उसका एहसान था मेरे मालिक का कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक जितने भी पेशेंट्स हैं जो कि इस वक्त किसी भी तरह के मर्ज में, कैंसर के अलावा, कैंसर जैसा मुसीब मर्ज तो अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन जो इन चीज़ में मुब्तला हैं या किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, और उनको हिम्मत और ताकत दे। खैर जी, उसी वक्त जब मैं होश आया है, मुझे थोड़ी देर बाद ड्यूटी डॉक्टर्स आ गई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा ने आपको एक्सरसाइज बताई थी। हाँ, ऑपरेशन पे जाने से पहले, एक दिन पहले जो बुलाया था, हमें वहाँ सारा गाइड किया गया था कि आप ऑपरेट के बाद इस तरह एक्सरसाइज करेंगी, हाथ को यूँ करना है, ऐसे करना है, यूँ करना है, सांस ऐसे लेना है, ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बताया था। एक्सरसाइजेस थी जो कि हमें हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद करनी थी। तो उन्होंने आया, उन्होंने कहा एक्सरसाइज आपको जो बताइए वो करे हैं। तो मेरे जो रूम में जितने लोग थे सब हैरान कि अभी तो इसकी आंख खुली है, अभी तो ये होश में आई है। उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्सरसाइज शुरू करें। और उन्होंने ख़ुद मुझे एक्सरसाइज करवाई और कहा अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर ये हाथ आपके सही तरह मूव नहीं कर सकेंगे। और उसमें एक एक्सरसाइज ये थी कि आपको जिस साइड का मेरा ब्रेस्ट निकला है, उस हाथ को बार बार ऊपर तक लेके जाना है और खींचना है उसको, ताकि नसें सेट हो। बड़े तकलीफ दे एक्सरसाइजेस थी जो बताई गई थी। दीवार पे हाथ लगा के ऊपर लेके जाना, और फिर हाथों को ऊपर नीचे। और मुझे डॉक्टर साहिबा से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि बेटा कोशिश कीजिए कि आप अपने घर की तमाम चीज़ें इतनी ऊंची रखें कि आपको अपना ये हाथ ऊपर करके उन चीज़ों को उठाना पड़े, तो ये एक एक्सरसाइज आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीका था। खैर जी, दूसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई। मैं पहले अपने फादर से मिलने, मुझे मेरे बहनोई उनके घर लेके गए, मैं फादर से मिली, और उसके बाद में फ़ौरन हैदराबाद आ गई। वहाँ पर हैदराबाद आके ही मैंने रेस्ट किया। सब हैरान थे, लेकिन ज़ाहिर है मैंने हिम्मत की हुई थी तो फिर दूसरों की हिम्मत नहीं टूटती। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के दरमियान जाके रहूँगी। कहने को वहाँ बहुत सारे घर थे, मेरे फादर ने बहुत रोका, भाभीियों ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे नज़रों के सामने भी घूमते रहेंगे तो मुझे तसल्ली है। इस दौरान मेरी भाभी ने, मेरी पड़ोसी हैं महवेश, उन्होंने, मेरी बहू ने, और एक दो और लोग हैं, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल किया, और सुकून मिला मुझे बहुत उन सब लोगों को देख के, ख़ास तौर पे अपने बच्चों से मिलकर। और जब मैं हैदराबाद में दाखिल हुई तो बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू थे, और जब मैं अपने बच्चों से मिली
तो वो तो बस मैं उस सूरत हाल को बयान नहीं कर सकती। फिर डॉक्टर के विजिट्स थे, फिर वो टाँके, वो मैं आपको बताऊं कि मेरे जो है वो 42 या 45 स्टील के टाँके लगे थे और वो बाकायदा गिने जा सकते थे। और मैं ये समझती थी पता नहीं अब ये निकलेंगे तो कितनी तकलीफ होगी, क्या होगा। लेकिन आप यकीन मानिए ये अल्लाह पाक ने ये ऐसे मसीहा ज़मीन पे उतारे हुए, इन डॉक्टर्स को मैं सलूट पेश करती हूँ ना, ऐसे मसीहा हैं ये। आप यकीन मानिए मैं एक खौफ से गई थी ना कि पता नहीं अब ये टाँके खुलेंगे तो क्या, किस तरह खोलेंगे, कितनी तकलीफ होगी स्टील के टाँके। और डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि बेटा आपने अब घर जाके जब नहाना है तो साबुन के झाग बना के इन टाँकों को अच्छी तरह साफ करते रहना, इनको गंदा नहीं रखना। तो मैं डर रही थी, लेकिन उनका कोई डर की बात नहीं है, आप इजीली हर काम कर सकती हैं। खैर जी, चेकअप्स मेरे होते रहे। वो चेकअप का प्रोसेस अलग है कि वो जाना होता है कुछ अरसे बाद, फिर 4 से 5 दिन बाद फिर वो बुलाते हैं, फिर वो कुछ ड्रेनेज बैग लगे होते हैं, उनमें देखने का सिलसिला होता है, एक में ब्लड, गंदा खून, इस तरह पानी आ रहा होता है, वो सब चीज़ें होती रही। टाँके खुल गए, डॉक्टर मुझसे बात कर रही हैं और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शायद अब मुझे कोई तकलीफ होगी। उन्होंने कहा उठ जाए, उनका जी टाँके खुल गए? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल खुल गए, उठ जाए। और मैं हैरान रह गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हिस्सा आपका जहाँ आपका ऑपरेट हुआ है वो तकरीबन 8 से 9 महीने बिल्कुल सुन रहेगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ होगी नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज 3 साल हो गए, ठीक है ना, लेकिन मेरे जो अभी तक जो मेरा हिस्सा जो कट हुआ था, जो ऑपरेट हुआ था, वो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सुन है। मतलब इतना ज़्यादा उसमें मैं हाथ फेरती हूँ तो कुछ नहीं होता, या तो ये कि नसें कट चुकी हैं इसलिए क्या मुझे नहीं कुछ महसूस होता। उसके बाद जब डॉक्टर रुफीना सुमरो अपनी तरफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि अब आप बहन जाके अपनी कीमोथेरेपी के लिए टाइम ले लीजिए और अब आपकी कीमोथेरेपीज होंगी। अच्छा, उससे पहले भी कुछ टेस्ट होते हैं, फिर कीमोथेरेपी के लिए मैं लियाकत नेशनल में ही, और इस तरह मैं पहुंच गई ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर नायला जाहिद हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। लव्स कैंसर, जो कि आम लोगों को एक बहुत ख़तरनाक चीज़ लगती है, लेकिन वक्त के साथ इसका बहुत इलाज मुमकिन है। और अगर इसकी वक्त पे तशख़ीस हो जाए और सही वक्त पे इसका इलाज शुरू हो जाए तो इसको इवन जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है और इससे मुकम्मल नजात हासिल की जा सकती है। इसके इलाज में बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कि सर्जरी भी है, ऑपरेशन भी होता है, जिसमें दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं जिनको कि कीमोथेरेपी कहा जाता है। इसमें शुआएँ भी लग सकती हैं जिसको कि रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जब ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि वहाँ से मेरा काम शुरू होता है जो कीमोथेरेपी वगैरह लगाने का, तो लोग बहुत खौफज़दा होते हैं कीमोथेरेपी से कि इसके साथ बहुत सारे मसले हो सकते हैं, कमज़ोरी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेज हो सकती हैं और सारी की सारी चीज़ें रिवर्सिबल हो सकती हैं, ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसके बारे में जिस तरह आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, किस तरह आपको एहतियात करनी है, उनको फॉलो किया जाए और सही वक्त पे डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए, तो ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और हमारे पास बहुत सारे मरीज़ों को दवाइयाँ लग रही हैं, कीमोथेरेपी हो रही है और वो बहुत अच्छा बर्दाश्त करते हैं और उसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। इसलिए मेरा सबको मशवरा है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर जैसा मर्ज़ हो जाए तो इससे खौफज़दा ना हो, परेशान ना हो, डॉक्टर से रुजू करें और
जो डॉक्टर आपको इलाज बताएं उसको उसी तरह से फॉलो करें। इसने घबराएं नहीं। जब आपको पूरा एक प्लान बना के दिया जाता है कि कैंसर में पहले किस वक्त ऑपरेशन होगा, या पहले कीमोथेरेपी होगी, या पहले रेडिएशन होगी, उसके बाद अगला सीक्वेंस क्या होगा, जिस सीक्वेंस से आपको चीज़ें बताई जाएं उसी सीक्वेंस से अपना इलाज जारी रखना चाहिए और उसमें इंशाल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा होता है लोगों को। जब कैंसर की तशख़ीस होती है और मरीज़ ऑपरेशन वगैरह के बाद पहले ही एक बड़े मरहले से गुज़र चुकता है, जब उसको ये बताया जाता है अब आपको कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत है, तो मरीज़ भी घबरा रहा होता है और उसकी फ़ैमिली भी बहुत परेशान हो रही थी, न सिर्फ इस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, बल्कि इसके साथ जो ख़र्चा हो रहा होता है उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसके लिए भी घबराना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर से हर चीज़ को तफसील में डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपके क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें आपको किस तरह से हेल्प की जा सकती है ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मिल सके। बहुत सारी ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, जब कीमोथेरेपी के लिए आते हैं तो पहले ही वो एक ऑपरेशन की वजह से अपने जिस्म के अहम हिस्से से महरूम हो चुकी होती हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि कीमोथेरेपी की वजह से उनके बाल भी झड़ेंगे और उनके हुलिये में फ़र्क आएगा, तो वो परेशान हो रही होती हैं। तो उसके लिए हमने ऑन्कोलॉजी सपोर्ट सर्विस यहाँ पे एक अरेंज की हुई है, जहाँ पे उनको वो अपनी जिल्द का किस तरह ख्याल करें, अपने बालों का किस तरह ख्याल करें, उसके बारे में भी उनको तफसीलात दी जाती हैं और उनसे मुकम्मल ताउन किया जाता है कि वो इस मरहले से आसानी से गुज़र जाएं। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, कीमोथेरेपी की नई अद्वियात आती चली जा रही हैं, जिनमें के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं और फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से इवन ब्रेस्ट कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ को भी जड़ से ख़त्म करना मुमकिन है। और कुछ ऐसे भी अमराज़ हैं जैसे कि लिम्फोमा है और टेस्टिकुलर कैंसर वग़ैरह, इनमें बग़ैर ऑपरेशन के खाली अद्वियात से ही हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इन कीमोथेरेपी की दवाइयों के अलावा एक और नई किस्म की दवाइयाँ आई हैं जिनको कि टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, और वो ख़ास ट्यूमर सेल्स को जाके टारगेट करती हैं और उनको किल कर रही होती हैं, और उसमें फ़ायदा होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। हम लोग उन अद्वियात को भी इलाज में शामिल करते हैं ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। इस तरह की अद्वियात हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी मौजूद हैं, लिम्फोमा के लिए भी मौजूद हैं, फेफड़ों के कैंसर के लिए भी हैं, हेड एंड नेक कैंसर के लिए भी मौजूद हैं। उन सब में हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ख़ाली कीमोथेरेपी की दवाइयों से हमें मुकम्मल नतीजे हासिल नहीं होते। रिसर्च से साबित हुआ है कि कुछ कैंसर्स में हमें उसके साथ रेडिएशन को भी शामिल करना पड़ता है। तो उन मरीज़ों को जिनको रेडिएशन की ज़रूरत होती है, वो जहाँ भी उनकी रेडिएशन हो सकती है वहाँ पे हम उनकी रेडिएशन का इंतज़ाम कराते हैं, और उसके साथ साथ कीमोथेरेपी के लिए हम उनसे मुकम्मल ताउन करते हैं कि उनकी कीमोथेरेपी सही टाइम से उन्हें मिलती रहे। बाज़ दफ़ा ये रेडिएशन जो है जब कीमोथेरेपी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद होनी होती है, तो उनको उस लिहाज से आगे कीमोथेरेपी रेडिएशन के लिए भेज दिया जाता है। और उसके रेडिएशन में ये है कि जो अगर ट्यूमर का जहाँ से ऑपरेट करके निकाला गया वहाँ पे वापस आने का ख़तरा अगर है, तो उस जगह को जला के वहाँ पे कैंसर के वापस आने के ख़तरे को ख़त्म किया जाता है। और जलाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उस हिस्से को जला दिया जाएगा। इसमें इतनी वो सोफिस्टिकेशन होती है कि ख़ास तौर पे जहाँ पे ट्यूमर था उसी जगह को जलाया जाए और बाकी नॉर्मल उसमें उससे कोई मसला नुकसान ना हो। इन मालूमात के ज़रिए उम्मीद है कि हमारे मरीज़ों को मदद मिलेगी और उनका हौसला बढ़ेगा। डॉक्टर नाइला जाहिद के पास, वो भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, लियाकत नेशनल में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं कीमोथेरेपी के हवाले से। और माशाल्लाह माशाल्लाह कीमोथेरेपी में आप जो लोग
इन चीज़ों को जानते हैं उनको पता है कि कितना परफेक्शन वाला ये काम होता है और कितना कीनली काम किया जाता है। बहरहाल मैं वहाँ पहुँची और फिर वो पूरा एक लंबा प्रोसेस था। मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई और 17 मुझे हर्सेप्टिन इंजेक्शन्स लगे थे, जो कि एक इंजेक्शन उस वक्त 1,30,000 रुपए का आ रहा था। और इसके अलावा जो मेरी कीमोथेरेपीज हुई थी वो कीमोथेरेपी मेरी 17 हर्सेप्टिन थे और 12 मेरी कीमोथेरेपीज थी। तो वो कीमोथेरेपी जो है वो कोई 80,000 की थी, कोई 90 की, कोई 75 की, वो अलग अलग होता था ना हर उसका। वो जब मेडिसिन देखते हैं आपकी बॉडी के जब टेस्ट हो रहे होते हैं, अच्छा इस दौरान मेरे मुस्तकिल टेस्ट होते थे। मैं जब हर 15 दिन बाद कीमोथेरेपी के लिए जाती थी तो मैं टेस्ट लेके जाती थी। वो मुझे पहले से लिख के देते थे कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं। उनमें कल्चर भी होता था, उनमें क्रेटिनिन भी होता था, उनमें मेरी हार्ट का टेस्ट भी होता था और इको जिसे कहते हैं वो भी मैं करवा के लेके जाती थी। क्योंकि कहते हैं कि हर्सेप्टिन इंजेक्शन का जो इफ़ेक्ट आता है वो आपके दिल पे आता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, तो उसके लिए इको टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल क्लियर टेस्ट आते थे। पूरे 17 इंजेक्शन मैंने अपने कंप्लीट करवाए और मैं जब कीमोथेरेपी के लिए जाती थी तो हैदराबाद से सुबह सवेरे जो है निकलती थी वेन में और फजर के वक्त, और फिर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पहुंचती थी और अपनी कीमोथेरेपी के लिए वहां मैं जाती थी। कीमोथेरेपी के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम पेश आई, किस तरह मैंने कीमोथेरेपीज करवाई, ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अपने अगले ब्लॉग में, जो कि होगा पार्ट 3, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पार्ट 3। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के दौरान मैं ये चाहूँगी कि आपको अगर मेरे कहे हुए कोई भी एक लफ्ज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरी जर्नी के बारे में, मेरी हिम्मत के बारे में ज़रूर मुझे बताइए। और ये भी कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इंसान को कितनी हिम्मत करनी चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, अगर आप इसका जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप को यही कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी बीमारी ज़रूर है लेकिन नाकाबिले इलाज नहीं है। इलाज हो सकता है अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो इलाज कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इलाज महंगा ज़रूर है, इस पे भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपने अगले व्लॉग में। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूँगी कि ज़रूर इलाज कराइए, किसी से छुपाइए नहीं। ये तमाम बातें भी आपसे होती रहेंगी। अब हम अपने अगले व्लॉग की तरफ चलेंगे, यानी पार्ट 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उनको देखें और मुझे बताएं कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया।